लोभ के विषय में कुछ जानने का प्रयास किया। लोभ किसे कहते हैं बताइए। जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य कौन से? बहुत अच्छा। और इसके पश्चात कल आपने लोभ का घनफल भी निकाला। लोभ की ऊंचाई नीचे से 14 राजू, मोटाई नीचे से चौड़ाई, मध्य लोब पर 5वें स्वर्ग के पास टॉप पर, और आपने सब कुछ से घनफल निकाला और वो घनफल कितना आया था? 343 कितना आया था? 343 फिगर याद रखना, ठीक है। देखो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ तरह तरह के सरप्राइज भी सामने आ सकते हैं। 343 घनराजन। उसके बाद ये जो लोग है किसके आधार से है? वाद वलय के आधार से। वाद वलय कितने हैं? कितने हैं? पहला वाद वलय घनोदधि, पहला। दूसरा घन वाद वलय, दूसरा। और तीसरा तनु वाद वलय। पहले वाद वलय का कलर यानी घनोदधि का गोमूत्र के सदृश। घन वाद वलय का कलर मूंग के सदृश। और तीसरा तनु वाद वलय मल्टी कलर। चलिए बहुत अच्छा। तो अब देखते हैं उस वीडियो के अकॉर्डिंग। काश द्रव्य के मध्य में लोकाकाश है। लोकाकाश के 3 भाग हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। संपूर्ण लोक की ऊंचाई 14 राजू प्रमाण है। उसमें से अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू है। ये सुमेरु पर्वत है। अधोलोक का 1000 योजन और ऊर्ध्वलोक का 99,040 योजन मिलाकर कुल 1,40,000 योजन प्रमाण वाला सुमेरु पर्वत है। और उतनी ही मध्यलोक की ऊंचाई है। ये जो घूम रहे हैं ये सूर्य चंद्रमा है सुमेरु पर्वत के दोनों। अब पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लोक का प्रमाण कहते हैं। ऊर्ध्वलोक के ऊपरी भाग में व्यास 1 राजू है। ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग तक व्यास बढ़ता हुआ 5 राजू होता है। पुनः मध्यलोक तक व्यास घटता हुआ 1 राजू होता है। आगे अधोलोक के अंत तक व्यास बढ़ता हुआ 7 राजू होता है। दक्षिण उत्तर अपेक्षा से लोक का प्रमाण सर्वत्र 7 राजू ही है। इस प्रकार संपूर्ण लोक 343 घन राजू है। दक्षिण उत्तर लोक का प्रमाण जहां 7 राजू है उसके ठीक मध्य भाग में 10 नाड़ी है।
त्रसनाड़ी की लंबाई 1 राजू, चौड़ाई 1 राजू और ऊंचाई कुछ कम 13 राजू प्रमाण है। इसी त्रसनाड़ी में स्वर्ग, मध्यलोक, नरक की रचना है। त्रसनाड़ी में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीव रहते हैं और त्रसनाड़ी के बाहर शेष लोकाकाश में मात्र एकेंद्रिय जीव ही रहते हैं। अधोलोक के अंत में 1 राजू ऊंचा तल भाग है जहां मात्र एकेंद्रिय जीव रहते हैं। वात वलय, जिस प्रकार वृक्ष छाल से वेष्टित रहता है, उसी प्रकार लोक 3 वात वलयों से वेष्टित है। घेरे हुए होने से वलय और वायु के हैं, अतः वात। इस कारण वात वलय कहलाते हैं। उन वात वलयों के नाम इस प्रकार हैं। पहला घनोदधि वात वलय, दूसरा घन वात वलय और तीसरा तनुवात वलय। घनोदधिवात वलय गाय के मूत्र सदृश वर्ण वाला है। घनवात वलय मूंग के सदृश वर्ण वाला है। और तनुवात वलय अनेक वर्ण वाला है। लोक एवं 8 पृथ्वियों को प्रथम घनोदधिवात वलय, पश्चात घनवात वलय, उसके पश्चात तनुवात वलय ने क्रम से वेष्टित किया है। लोक घनोदधिवात वलय के आधार से है। घनोदधिवात वलय घनवात वलय के आधार से है। घनवात वलय तनुवात वलय के आधार से है और तनुवात वलय आकाश के आधार से है तथा आकाश स्वयं अपने आधार से है। वात वलयों की मोटाई लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजू ऊंचाई पर्यंत एवं 8 पृथ्वियों के नीचे तीनों वात वलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। तीनों वात वलय क्रम से सप्तम पृथ्वी के निकट 7, 5 और 4 योजन मोटाई वाले हैं। आगे क्रम से घटते हुए मध्यलोक के निकट 5, 4, 3 योजन मोटाई वाले हैं। पुनः क्रम से बढ़ते हुए ब्रह्मलोक के निकट 7, 5, 4 योजन मोटाई वाले हैं। पुनः क्रम से घटते हुए ऊर्ध्वलोक के निकट 5, 4 और 3 योजन मोटाई वाले हैं। लोक के शिखर पर घनोदधिवात वलय की मोटाई 2 कोस, घनवात वलय की 1 कोस और तनुवात वलय की कुछ कम 1 कोस होती है। तीनों वात वलयों की लंबाई लोक के आकार अनुसार है।
अर्थात पूर्व पश्चिम अपेक्षा से लंबाई घटती बढ़ती हुई है और दक्षिण उत्तर की अपेक्षा से चौड़ाई सर्वत्र 7 राजू प्रमाण है। ओ, बस। बोल। हाँ जी बिल्कुल। गोमूत्र। हाँ जी। नहीं मुख नहीं। देखिए तो सबको समझ में आया? किस किस को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। वाद वाले क्लियर हुए? वाद वाले किसको क्लियर हो गए? ठीक है। और अब हमें यहाँ पर देखना है, हमने टोटल, हाँ जी बिल्कुल, लोकाकाश का जो डायमेंशन है वो 13 दिन के बाद भी 13 फीट लोकाकाश में ही है। इसके बियॉन्ड लोकाकाश लोकाकाश के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। 13 दिन के बाद नहीं, यूँ तो असंख्यात बीज समुद्र हैं, लेकिन वो सब लोकाकाश में है और वो भी लोकाकाश के बहुत कम स्पेस में, एक राज्य में। वो अभी बताते हैं कैसे। किसी को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। हाँ जी पूछिए। एक राजू कल आप शायद उपस्थित थे। हाँ, उसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं लेकिन नाप नहीं सकते। और कोई प्रश्न यदि कोई पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। देखिए क्या है, क्लास में सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन पूछने वाले ऐसा लगता है 2 लोग नहीं पूछते, या तो जिन्हें सब समझ में आ गया। तो जब आप लोग पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है और थोड़ा विश्वास होता है कि हाँ ये वाला कहते हैं। तो इसलिए कुछ भी कहीं भी थोड़ा सा अटकते हैं तो जरूर पूछिए। माता जी ये जो 3 बापले हैं ये क्या उसी शेप में वृक्षाकार शेप में रहते हैं या? बिल्कुल उसी शेप में रहते हैं। जैसे अगर हम इसको कवर करेंगे तो इसी के शेप का कवर होगा, इसको करेंगे तो इसी के शेप का, ऐसे वो बात वाले वैसे ही रहते हैं। उसी इसके शेप बीच में कोई स्पेस नहीं है? कोई स्पेस नहीं है। माता जी जैसे बात बोले हमने कहा जब 7 राजू की चौड़ाई है उधर तो बता दिया, लेकिन जो सामने की तरफ है उस साइड में कई हाथ कैसे घटती बढ़ती बता दी। जैसे 7 राजू इधर 20-20 हज़ार योजन मोटा सबसे नीचे बताया, इधर 7-5-4 योजन में थोड़ा सा घटते हुए हम 5-4-3 योजन तक पहुंच जाते हैं। जो 7 राजू की साइड वो तो ठीक है, लेकिन जो फ्रंट और बैक में है उस साइड क्या है? उसकी लगभग बराबर रहती है, वो 20,000 योजन के आसपास। ये उसमें हाँ जी हाँ जी सब प्रकार के। हाँ और कोई? हाँ जी हाँ आराम से पूछिए। नहीं, वहाँ त्रसों का अस्तित्व ही नहीं है। अब देखिए और किसी को कुछ पूछना है? देखिए हमसे पूछेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, आपस में पूछने से नहीं होगा। पूछ लीजिए। वो अभी हम दोबारा से पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है? चलिए।
देखा है लेकिन उसे पढ़ा नहीं है, तो उसे बता रहे हैं कि कैसे हमें हाइट्स लेनी है। ये टोटल कितना है? 14 राजू। यहाँ पर मध्य लोक है तो 7 ही ऊपर और 7 ही नीचे। जो नीचे वाली जगह है ये तो कहलाती है अधोलोक। कौन सा लोक? जो बीच वाला है ये कहलाता है मध्य लोक। क्या कहलाता है? मध्य लोक। और ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक को मृदंगाकार कहा जाता है। जैसे मृदंग होती है लगभग उस आकार का। नीचे वाला इसे हम अर्ध मृदंग भी कह सकते हैं। और जो बीच का है इससे ऐसा लगता है इसे झालरें लगी हो या ध्वजाएं बहुत सारी लगी हो, इस प्रकार का आकृति इसकी मानी जाती है। मध्य लोक तिर्यक रूप में तो फैला है, मतलब फैलाव तो उसका है पर हाइट नेग्लिजिबल है, क्योंकि 1,40,000 योजन एक राजू के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसको कह देते हैं नेग्लिजिबल है। कैसे है? इसकी हाइट किससे लेते हैं? जितना ऊंचा सुमेरु पर्वत होता है उतना ही मध्य लोक की हाइट है, क्योंकि सुमेरु पर्वत से लेकर जब जहाँ पर सुमेरु पर्वत की चूड़ी का एंड हो रही है केवल 1 बाल का अंतर है, और ऊपर विमान, ऋजु विमान सबसे पहले आ जाता है, स्वर्ग का विमान प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी जो मध्य लोक की हाइट है, माना ये सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत की अब कोई भी चीज होगी तो उसकी कोई फाउंडेशन, कोई नींव भी तो होगी ना, तो इसकी 1000 योजन की नींव है। 1000 योजन। ये 99,000 योजन और ऊपर की चूली का 40 योजन। चूली का यानी पांडुक शिला जहाँ पर आती है उसके बाद 40 योजन की, पांडुकवन के बाद 40 योजन की चूली का बची, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 1,00,000 का फाउंडेशन और 99,040 ऊपर, तो टोटल कितना? 1,40,000 योजन। ये तो हमारा क्या है? सुमेरु पर्वत है और ये ही हमारे मध्य लोक की हाइट है। इस लोक में बीचों बीच त्रस नाड़ी, क्या है ये? नाड़ी कहिए या नाली कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही चीज पढ़ने में, देखने में, श्रुति में आती है। त्रस नाड़ी, आपका त्रस वर्ड कहीं सुना हुआ है क्या? त्रस वर्ड कहीं सुना हुआ है? त्रस का मीन 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक जितने भी हैं वो सब किसके बीच में आते हैं? त्रस के अंतर्गत आते हैं। अब एक बार ये सबको पता है ना त्रस स्थावर वाला कॉन्सेप्ट? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, तो यहाँ पर हम बताते हैं। इसे रब कर दें? अभी नहीं। हाँ, ये पूरा लोकाकाश की ड्रॉप है। बाहर अनंत आकाश है, अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल स्पेस है, केवल आकाश है। और अंदर ये
लोकाकाश के यहाँ पर संरचना देख रहे हैं। त्रस नाड़ी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बाहर त्रस जीव नहीं रहते। इस नाड़ी के बाहर त्रस जीव नहीं रहते, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम इसलिए त्रस नहीं है क्योंकि इसमें त्रस जीव रहते हैं, क्योंकि इसमें स्थावर भी मिलेंगे, एक इंद्रिय भी मिलेंगे। इसका नाम इसीलिए त्रस है क्योंकि इसके बाहर त्रस जीव नहीं मिलते। अब कर दे। जो मेरी बिजली है हाँ जी, अर्चेंद्री जी की वो उसके बाद लोकाकाश के बाहर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। त्रस नाड़ी के बाहर नहीं। जो आपको मत्स्य है, जो आप स्वयंभूरमण समुद्र में कल्पना कर रहे हैं, वो सब त्रस नाड़ी के अंदर है। ये जो त्रस नाड़ी है, जैसे आपने वीडियो में देखा था कि वो बिल्कुल बीचों बीच है। कैसे? जैसे आपने कोई ग्लास लिया और ग्लास माना आपका जिस शेप का होता है उस शेप का आपने ग्लास लिया और ग्लास में बीचों बीच एक स्ट्रॉ रख दिया, बीचों बीच एक स्ट्रॉ रख दिया, तो ये जो स्ट्रॉ है ये त्रस नाड़ी है, बाकी चारों तरफ खाली स्पेस है। यानी त्रस नाड़ी बीच में एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी? कुछ कम 13। अब वो क्यों है वो भी हम आगे बताएंगे कि कुछ कम 13 क्यों लिया। ये माने स्क्वायर टाइप की होती है ना कि स्क्वायर हो गया, इसलिए हमने बताया कि एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची। सब त्रस नाड़ी के अंदर है। जहाँ जहाँ पर 10 जीव पहुँच सकते हैं, जा रहे हैं, वो सब त्रस नाड़ी में है। हाँ जी, देखिए त्रस नाड़ी बनी हुई है वज्र में। ऐसा नहीं है कि केवल सिंपल हो, वज्र में। बताइए हमारी जो रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में होती है, हाँ कह सकते हैं सीधी है। एनर्जी में बताइए। देखिए अब यहाँ पर हमें जीव देखने हैं। वैसे तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बट फिर भी उसका एक रिवीजन यहाँ पर ले लेते हैं। जीव दो प्रकार के, एक संसारी और एक जो मुक्त जीव है वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध है। जो संसारी जीव है, एक त्रस और एक स्थावर। दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस और एक इंद्रिय तो संसारी जीव के पहले कितने भेद किए हमने? 2। कौन कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? 1 बायस, 1 सेंस, एक इंद्रिय, ठीक है। और त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। अब इंद्रियां तो एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास प्ले स्कूल से PhD तक सब बैठे हैं, तो हमें सबके अकॉर्डिंग लेकर के चलना है। स्पर्शन यानी टच सेंस, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 सेंसेस हो गई। याद करने के लिए और भी इजी है, जिन्होंने याद नहीं किया हो
स्पर्शन यानी टच करने, फिर रसना, घ्राण, चक्षु, कर। हाँ, आप पूछिए भाभी जी। हाँ, उसमें भी है, अभी आगे बताते हैं। चलिए 5 इंद्रिय बताइए, एक बार सब देखेंगे सामने। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर, लर्न। बस ऐसे ही होना है। इसमें जो एक इंद्रिय है यानी जिनकी रसना स्पर्शन इंद्रिय है, ऐसा नहीं एक इंद्रिय कोई भी हो, ऐसा नहीं होता, ये क्रम से ही होती है। अगर एक इंद्रिय जीव है तो उनकी कौन सी इंद्रिय होगी? स्पर्शन सबसे पहले। अगर 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना, अगर 3 है तो स्पर्शन रसना चक्षु करने नहीं, पक्का क्रम से ही होंगी। 4 इंद्रिय है तो, और अगर 5 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर। अच्छा, चींटी कितने इंद्रिय जीव है? चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय। उसके 3 ही इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? स्पर्शन रसना और घ्राण। ये बताइए आप कितने इंद्रिय जीव हैं? अच्छा, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो कितने इंद्रिय जीव हैं? नहीं सुन सकता तब भी जाहिर है। देखिए कुछ लोग कभी कंफ्यूज हैं, और पंच इंद्रिय जीव यानी 5 इंद्रियां तो मनुष्य की है, उसका क्षयोक्षम नहीं है, वो बातें अलग है, तो एक इंद्रिय कम नहीं करना, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 इंद्रियां हैं। 2 से 5 इंद्रिय तक के स्थावर जीव, रस जीव, और 1 इंद्रिय स्थावर जीव। इसमें से जो पंच इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव के मन होता है क्या? किसी का, किसी के 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के, कुछ के होता है कुछ के नहीं होता, उसे ही हम बोलते हैं कि 5 इंद्रिय जीव के 2 भी। तो जो 5 इंद्रिय जीव है, संगी, असंगी, इसको आप सैनी भी कह सकते हैं, और असैनी। संगी का मतलब मन सहित, और असंगी का मतलब मन ठीक है। होते हैं। देखिए आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, निर्वृत्त करने द्रव्येंद्रियम और लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। तो जो हमारी संरचना होती है, निर्वृत्त उपकरण ये जो हमें दिख रहा है, ये सब द्रव्येंद्रिय में चली जाती है, और इसका लब्धि और उपयोग यानी क्षयोक्षम होना और उस इंद्रिय रूप उपयोग होना, ये भावेंद्रिय में आता है, ठीक है। हाँ, बताते हैं। देखिए पंचेंद्रिय में ही पूछ रहे होंगे ऑफकोर्स, भूपेंद्र भैया क्वेरी पूछ के सावधानी जरूरी है। तो आप पंचेंद्रिय के विषय में पूछ रहे हैं। पंचेंद्रिय में कुछ तोते, कुछ मेंढक अथवा कुछ सर्प ऐसे होते हैं जो सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं, यानी दोनों तरह के मेंढक, तोते इत्यादि के विषय में कथन आता है। आप पहचान नहीं सकते, लेकिन ऐसा आता है कि कुछ मेंढक या कुछ और ऐसे पशु, सर्प इत्यादि होते हैं जिनमें से किसी के मन होता है और किसी के नहीं होता, लेकिन असंगी मनुष्य कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। मनुष्य समूर्छन ही क्यों ना हो, सब संगी होते हैं। इसके अलावा पढ़ने सुनने में नहीं आए। वो अलग है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, 6 प्रकार की पर्याप्ति है।
आहार और शरीर इन दो की पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव पर्याप्त कहलाने लगता है। माता जी शर्ट में कहते हैं कान होते हैं नहीं होते हैं, होता नहीं होता है, हमने पंचिन्ह ही सुना है। पर मनमान हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, इसको रब करें। वैसे स्थावर में भी 5 भेद हैं, लिखवा दें। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। कौन से हैं 5 भेद? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। वैसे वनस्पति के भी आगे जाकर काफी भेद बनेंगे, यानी प्रतिष्ठित। पहले तो हम देख लेंगे साधारण, प्रत्येक, फिर साधारण के प्रतिष्ठित, प्रत्येक के प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, साधारण में निगोद, और निगोद में भी नित्य निगोद और इतर निगोद। ये सब यहाँ पर चले जाएंगे, लेकिन अभी हम यही तक रखते हैं। तो 5 कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। इसमें भी किसी को कोई परेशानी? पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं। देखिए असंगी 2 इंद्रिय भी असंगी, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तो सभी असंगी हैं। पंचेंद्रिय में कुछ जीव असंगी हैं, जैसे कुछ मेंढक, कुछ विशेष जाति के तोता या सर्प। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारा आया था कथन कि हमारे लोक के बीचों बीच एक नाड़ी है जिसका नाम है त्रस नाड़ी। उसमें त्रस जीव उससे बाहर नहीं रहते, तो उससे बाहर क्या लोक खाली पड़ा है? वो ठसाठस 1 इंद्रिय जीवों से भरा हुआ है। सोचिए कितने अनंत जीव हैं और कितनों को धर्म मिल पा रहा है, कितनों को ये मनुष्य पर्याय मिल पा रही है। मनुष्य पर्याय पाकर के भी उत्तम कुल, जाति, देवशा स्वरूप का सानिध्य, संयम, सम्यक्त्व, ये सब कितनों को मिल पा रहा है। आप सब लोग अनंतानंत जीवों के बीच में बहुत पुण्यात्मा है, बहुत पुण्यात्मा है, क्योंकि एक जमीगत में ही अनंत जीव होते हैं, हो जाते हैं ना, सुई की नोक के बराबर स्पेस पर भी इतने जीव जहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। उसमें यदि हम आज यहाँ बैठ कर के तत्व चर्चा कर रहे हैं, भगवान की वाणी को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और भगवान के चरणों में बैठ पा रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए, क्योंकि समय आप लोगों का पूर्णता को प्राप्त हुआ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी आप लोग धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो आप लोग लर्न करते हुए बढ़ेंगे, और अगर एक दिन में ज़्यादा हो गया कंसंट्रेशन बनता है लेवल